ट्रक गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। उसका ड्राइवर मीर हसन के रिश्तेदारों के यहाँ कश्मीरी चावल खाने में मगन था जब जहांगीर को मुजाहिद साथी ने ट्रक पर सवार कर दिया। जहांगीर ट्रक के एक कोने में ढेर की तरह सिमट कर बैठा हुआ था। उस पर मीर हसन और मुजाहिद साथी ने 3-4 चादरें और बिस्तर फेंक दिया था। मीर हसन गली की दूसरी तरफ मौजूद ठेकेदार के आदमी के सर पर सब्जियों की गठरी उठवाकर यहाँ तक ले आया था और अब मीर हसन एक एक शय उठाकर जहांगीर के इर्द गिर्द इस तरह रख रहा था कि वो मुकम्मल कैमोफ्लेज हो जाए। ठेकेदार की ख्वाहिश पर उसने अगले रोज के लिए बकरियों का चारा भी उस ट्रक पर रख लिया था। ये ताईद गैबी थी। ट्रक में अब कुछ और रखने की गुंजाइश ही बाकी नहीं बची थी। डायनामाइट का सारा सामान एक थैले में जहांगीर के साथ मौजूद था और ट्रक अपनी मंजिल की तरफ उड़ा जा रहा था। पोस्ट के पहरेदारों से मीर हसन ने मामूल के मुताबिक गर्मजोशी से दोबारा सलाम दुआ की। उन्होंने भी उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और ट्रक उसने अपने लंगर खाने के नजदीक रुकवा दिया। उसने ड्राइवर से कहा, तुम आराम करो मुंशी राम, मैं सामान उतरवा लूंगा। ड्राइवर ने नींद से बोझल आवाज में जवाब दिया, शुक्रिया मीर साहब, भगवान तुम्हारा भला करे। ड्राइवर के वहां से जाते ही उसने ट्रक के दरवाजे के पास जाकर मखसूस सिग्नल दिया। दूसरे ही लम्हे जहांगीर बिजली की सी तेजी से बाहर निकल आया। उसके हाथ में डायनामाइट का थैला पकड़ा हुआ था। मीर हसन उसे अपने पीछे एक छोटी सी बाड़ तक ले आया था जहां से रेस्ट हाउस का वो कमरा दिखाई दे रहा था जिसमें कर्नल दुबे उमूमन कैप्टन ताराचंद के साथ मौजूद रहता। मीर हसन ने उसके कान में सरगोशी की, आज इन्होंने लड़कियां मंगवाई हैं, हफ्ते की रात को उमूमन अय्याशी करते हैं। जहांगीर ने असबात में सर हिला दिया। उसकी नजरें उसी पहरेदार पर जमी थी जो शदीद सर्दी में सुकड़ा सिमटा बैठा हुआ था और अब अचानक टहलता हुआ उस तरफ आ रहा था। जहांगीर ने मीर हसन से कहा, इसे बातों में लगाओ। पहरेदार ने मीर हसन की तरफ देखा जो मामूल के मुताबिक उस तरफ आ रहा था और उससे साहब सलाम शुरू कर दी। ब्लैक कैट कमांडर ने मीर हसन से कहा, यार मीर साहब, आज तो दाव लगाकर चाय पिला ही दो, बड़ी सर्दी है भाई। अचानक उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके सर पर जोरदार हथौड़े से जरब लगाई हो। ये जहांगीर था जो बिजली किसी तेजी से उस पर हमलावर हुआ था। भारतीय कमांडर चकराकर गिरने लगा था लेकिन उससे पहले ही जहांगीर ने उसके सर को दोनों हाथों से दबोच कर झटका दिया। मीर हसन का दिल धक से रह गया। उसने कमांडो की गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज साफ सुन ली। एक लम्हे के लिए वो दहशतज़दा सा हो गया। जहांगीर ने उसकी लाश बाहर की तरफ घसीट ली थी और बमुश्किल 2 मिनट के बाद उसकी वर्दी जहांगीर के जिस्म पर मुंतकिल हो चुकी थी। लाश उसने झाड़ियों में छुपा दी। दरवाजे तक जाओ, मुझे मैदान साफ करके सिग्नल देना। जहांगीर ने भारतीय फौजी की उजी गन को भी हार की तरह अपने गले में डाल लिया था। मीर हसन ने कहा, ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। कमरे की दूसरी तरफ मौजूद पहरेदार ने मीर हसन की तरफ देखा जिसने हाथ हिलाकर उसे जय हिंद कहा था। पहरेदार दूसरी तरफ चला गया। अब उन्हें चंद सेकंड की मोहलत थी। मीर हसन ने जहांगीर को इशारा किया और वो चिराग के जिन किसी तेजी से वहां पहुंचा। मीर हसन ने अपने कपड़े में छुपाया पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया था। उसके साथ ही उसने दरवाजे को धक्का दिया और जहांगीर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 2 नीम बरहना लड़कियां कर्नल दुबे और कैप्टन ताराचंद शराबनोशी में मसरूफ थे। जहांगीर बलाए नागहानी की तरह उन पर नाजिल हुआ। हैंड्स अप, उसकी धाड़ गूंजी। दोनों ने इस तरह गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा जैसे किसी बरकी अमल के ताबे जिस्म को हरकत दे रहे हों। कौन हो तुम? कैप्टन ताराचंद ने ये कहकर अपना हाथ मेज की तरफ बढ़ाना चाहा था लेकिन अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पसली टूट गई हो। जहांगीर ने अपनी जगह से मामूली सी हरकत की और उसकी एड़ी ताराचंद की पसलियों पर इस तरह लगी कि वो चकराकर सामने दीवार से टकरा गया। लड़कियों की चीखें हलक में फंस गई थी। खौफ से उनकी आंखें फटने को आ गई थी। कर्नल दुबे हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सजाए उसकी तरफ हाथ उठाए देख रहा था। दोबारा चालाकी दिखाई तो तुम्हारी सारी हड्डियां एक एक करके तोड़ दूंगा। उसने ताराचंद की तरफ देखा जो जमीन पर गिरा कर रहा था। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। उसने कर्नल दुबे को हुक्म दिया जिसने उसके हुक्म पर तामील बिला चूचरा की थी। उनकी तरफ उजी गन सीधी किए अब वो कमरे के दरवाजे तक गया था। दूसरे ही लम्हे मीर हसन अंदर आ चुका था। जहांगीर ने बड़े इत्मीनान से अपनी गन मेज पर रखी जिसके नजदीक मीर हसन खड़ा था जिसने दोनों की तरफ पिस्तौल सीधा किया हुआ था। दोनों ने हैरत और गुस्से से मिली जुली आवाजें निकाली। तुम? गुस्से और नफरत से खौलते हुए जहांगीर ने कहा, अगर अब हलक से आवाज निकाली तो तुम्हारे मुंह में ग्रेनेड फेंक दूंगा। वो किसी मैकेनिकी अमल के ताबे अपने काम में मसरूफ था। चंद सेकंड में उसने थैले में मौजूद टेप रोल से दोनों के मुंह और रस्सियों से हाथ बांधकर उन्हें गंदगी के ढेर की तरह एक तरफ फेंक दिया। दोनों लड़कियों को उन्होंने एक कोने में खामोशी से खड़े रहने की हिदायत की और जहांगीर ने कमरे में डायनामाइट लगाना शुरू कर दिया। अब वो कमरे से बाहर आ गया था। बमुश्किल 4-5 मिनट में उसने अपना थैला खाली कर दिया। कर्नल दुबे,
तुम कुत्ते की मौत मरने जा रहे हो। अफसोस तुम्हारी बदबख्ती के आखिरी लम्हात की कहानी सुनाने वाला कोई मर्द यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। मैं इन लड़कियों को छोड़ दूंगा। तुम्हारे आखिरी लम्हात की कहानी इन फाहिशाओं के जरिए तुम्हारे मालिकों तक पहुंचेगी। ये शमशेर नगर के क्रैकडाउन का जवाब है। आज तक ये काम तुम करते आए हो, आज हम तुम पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। ये कहकर उसने तड़पते मचलते दोनों बेबस कैदियों को उनके हाल पर छोड़ा और दोनों लड़कियों को बाहर निकलने का इशारा किया। दोनों लड़कियों के बाहर निकलते ही सामने से पहरेदार उस तरफ आता दिखाई दिया। इससे पहले कि उसे सूरत हाल की समझ आए, जहांगीर की उजी से निकलती गोलियों ने उसे चाट लिया। उसने खौफजदा लड़कियों से कहा, भागो। उन्होंने चीखते चिल्लाते एक तरफ भागना शुरू कर दिया। मीर हसन को अपने साथ लिए वो महफूज फासले तक पहुंचा। गोलियों की आवाज ने कमांडोज को चौकन्ना कर दिया था। अचानक सर्च लाइट्स जागी और 8-10 कमांडोज उस तरफ भागते दिखाई दिए। अभी वो रेस्ट हाउस से बमुश्किल 5-6 गज दूर थे जब जहांगीर ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट के बटन दबाने शुरू किए। एक के बाद एक धमाका होता चला गया। चंद मिनट के बाद वहां मलबे का ढेर था या फिर आग का अलाव, जिसमें भारतीय साम्राज्यत का गुरूर जलकर खाक हो रहा था। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। तमाम नजदीकी छावनियों को वेट लैब पर हमले का सिग्नल मिल चुका था। सोपूर, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के तमाम स्टेशन चौकस हो गए थे। उनके मुर्दा वायरलेस सेटों पर जिंदगी बेदार हो रही थी। तमाम स्टेशन कमांडर चीख चीख कर एक दूसरे से इस्तफसार कर रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या कयामत गुजर गई। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मुजाहिदीन कभी वेट लैब पर बराह रास्त हमलावर होंगे। वेट लैब की कमांडो पोस्ट से कुछ देर तक उन्हें वायरलेस मैसेज मिलते रहे, लेकिन जल्द ही उनके सेटों पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और सिलसिला मुनक़ता हो गया। तीनों स्टेशनों ने श्रीनगर में सेंट्रल कमांड को इस हमले की खबर दे दी थी। जनरल भाटिया को नींद से जगाकर उस कयामत की खबर दी गई थी जो भारतीय फौज पर गुजर गई। What the hell are you talking about? उस ब्रिगेड कमांडर ने ब्रिगेडियर नागरा को करीबन डांट दिया था। दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर नागरा ने अपनी बात दोहराई, सर वेट लैब की कमांड पोस्ट से राब्ता नहीं हो रहा। आखिरी इत्तला यही थी। ब्रिगेड कमांडर बोला, ओ माय गॉड, ये कैसे मुमकिन है? नागरा, मुझे अगले 15 मिनट में मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। ये कैसे मुमकिन हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी कितने दिन हुए जब तुम लोगों ने आर्टिलरी का इतना फायर करवाया है? वहाँ शमशेर नगर पर क्रैकडाउन हो चुका है। फिर आखिर ये शैतान कहाँ से आ गया हमला करने? मुझे फौरन तफसीलात चाहिए नागरा, फौरन, आउट। उसने गुस्से से खोलते हुए रेडियो सेट ऑफ कर दिया। जनरल भाटिया ने सोपूर के ब्रिगेड कमांडर की इस इत्तला का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया था। वो भी ऐसा करने में हक बजानिब थे। अभी कितने रोज हुए थे जब उन्होंने अपनी दानिस्त में उस इलाके से तमाम मुजाहिदीन का कला कमा कर दिया था। फिर ये बला कहाँ से नाजिल हो गई? सिर्फ एक ही मफरूजा ऐसा था जो उसके गुमान में आ सकता था कि सरहद पार से पाकिस्तानी कमांडोज अंदर घुस आए हों, लेकिन ये बिल्कुल अहमकाना सोच थी जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। उन्होंने तो इतने मजबूत इंतजामात कर रखे थे जिनमें मामूली सी मुदाखलत भी पोशीदा नहीं रह सकती थी। फिर इस तरह फौज के अंदर चले आना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ब्रिगेडियर भाटिया ने भी इतना बताया था कि वेट लैब तबाह हो चुका है। उसकी तबाही का एक तरीका था कि वहाँ डायनामाइट लगाया जाए, लेकिन ब्लैक कैट्स की 2 कंपनियां वहाँ मौजूद थी। रॉ का अपना मजबूत नेटवर्क वहाँ काम कर रहा था। फिर ये कैसे हो गया? उसने इस मसले पर मजीद मगजमारी करने की बजाय फिल वक्त ब्रिगेडियर नागरा की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार मुनासिब समझा। अभी तक उसने अपने हेडक्वार्टर की तरफ से कोई मैसेज दिल्ली में GHQ को नहीं दिया था। वो तो ये सोचकर भी शर्मिंदा हो रहा था कि जनरल हेडक्वार्टर को किस तरह इस बात से आगाह करे कि वेट लैब तबाह हो चुका है। जनरल भाटिया बड़ा बाउसूल जनरल था। उसने अपनी पूरी सर्विस में कभी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। उसके सारे मातहत जानते थे कि जनरल के चाय पीने के भी मखसूस औकात हैं जिनके आगे पीछे उसने कभी चाय भी नहीं पी। लेकिन उस रोज जब जनरल भाटिया ने अपने मातहत को विस्की मंगवाने का हुक्म दिया तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। विस्की का बड़ा पैग हलक में उंडेलने से उसे कदर फरागत का एहसास हुआ, जिसके थोड़ी देर के बाद ही उसके ADC ने ब्रिगेडियर नागरा के लाइन पर आने की इत्तला दी। यस, नागरा ने तफसीलात बताई, सर एडवांस इंटेलिजेंस यूनिट की इत्तला के मुताबिक हमले में बारूद इस्तेमाल हुआ है। यूं लगता है किसी गद्दार के जरिए ये लोग अंदर दाखिल हुए हैं और उसी गद्दार के जरिए इन्होंने डायनामाइट नस्ब किए, जिसके बाद रिमोट कंट्रोल से उन्हें एक्टिवेट किया गया। पेट्रोल और बारूद के डंप चलने से सूरत हाल काफी खराब हुई है।
دوبدو لڑائی کی کوئی خاص خبر نہیں، لیکن ایک کارنر پر کیٹس کے ایک سیکشن کے ساتھ تخریب کاروں کا تصادم ابھی تک چل رہا ہے۔ میں نے ان کی مدد کے لیے سوپور سے 2 کمپنیاں بھیج دی ہیں۔ جنرل بھاٹیا نے دیوار پر ٹنگے نقشے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ویل لک ناگرا، اس مرتبہ میں رزلٹ چاہتا ہوں، کسی کو نکلنے کا موقع نہیں دینا۔ سوپور، بانڈی پورا اور کپواڑہ کے تینوں ہیڈ کوارٹر سے 3 کمپنیاں ادھر روانہ کرو، تمام لنکس روڈ کو گھیر لو، تمام ایریا لاک کر دو، لینڈ لاک، جتنی نفری جی چاہے استعمال کرو، لیکن مجھے رزلٹ چاہیے۔ مجھے بہر صورت ان کے کچھ ساتھی زندہ چاہیے، انہیں سری نگر پہنچاؤ، میں خود ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے بریگیڈیئر ناگرا کی مؤدب آواز سنائی دی، رائٹ سر۔ بھاٹیا بولا، اوکے، آؤٹ۔ تھوڑی دیر بعد خود کو ذہنی طور پر دوسری طرف سے کچھ بھی ریمارک سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد اس نے دلی ہیڈ کوارٹر کو یہ رپورٹ دی۔ ایک مرتبہ تو اس کا بدن زور سے لرز کر رہ گیا جب اسے تھوڑی دیر کے بعد ہی بتایا گیا کہ لائن پر CNC یعنی کمانڈر ان چیف خود اس سے بات کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد کمانڈر ان چیف براہ راست اس سے بات کر رہے تھے۔ اینی وے ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، کمانڈر ان چیف نے آخری بات کہہ کر فون رکھ دیا۔ مکھن لال بڑی تابیداری سے ان کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ اب تک اس سے متعدد مرتبہ پوچھا جا چکا تھا کہ وہاں کوئی غیر معمولی نقل و حرکت تو نہیں ہوئی، اور جواب میں عابد کے کہنے پر وہ ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ وہ خود حیران ہے کہ ویٹ لیب میں دھماکے ہو رہے ہیں، اس طرف کوئی نقل و حرکت نہیں ہو رہی۔ اب اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کی کمانڈ پوسٹ کی طرف آرمی کا ایک کنوائے آ رہا ہے جس نے یہاں کا چارج سنبھالنا ہے۔ اس اطلاع نے عابد اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑا دی، جبکہ حوالدار مکھن لال کا منہ لٹک گیا تھا۔ ویٹ لیب جلنے اور وہاں ہونے والے مسلسل دھماکوں سے فضا میں ایک آگ سی چاروں طرف پھیل گئی اور یوں لگتا تھا جیسے یہاں دیوالی کا اتسو منایا جا رہا ہو۔ اپنی آنکھوں سے دوربین لگائے پوسٹ کے آخری کونے پر ایک بڑے پتھر کے پیچھے دبکے ہوئے مجاہد جواد کو سامنے کی ساری سڑک دن کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ جلد ہی انہیں گوہر مقصود ہاتھ لگتا دکھائی دیا۔ جواد نے ایک فوجی کینوائے کو اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی پر سڑک کے کنارے موت کا جال بچھاتے بھارتیوں کے منتظر کمانڈر مختار کو سگنل دیا۔ کمانڈر مختار نے اتنا کہا، اوکے خدا حافظ، تم لوگ مستعد رہو، جب تک ہم حملہ نہ کریں فائر نہ کرنا، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ انہوں نے بڑی تنظیم اور منصوبہ بندی سے اپنا جال بچھایا تھا۔ اس پہاڑی کے دامن سے گھومتی سڑک پر قریباً 100 گز تک مختار اور اس کے ساتھیوں نے ڈائنامائٹ لگا رکھا تھا۔ انہیں امید تھی کہ اس طرف سے ویٹ لیب کے لیے بڑی کمک آئے گی، اور اب انہیں اپنی امید بر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سب سے آگے جیپ تھی جس کے تعاقب میں شکتی مان ٹرک آ رہے تھے۔ مختار کے ساتھ ہی اس کے اشارے کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹرک اب ان کے نشانے پر آ چکے تھے۔ اچانک ہی فضا میں اللہ اکبر کی گونج سنائی دی۔ مختار نے درمیان والے ایک ٹرک پر بم پھینکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سڑک کے دونوں طرف موجود اس کے ساتھیوں نے ریموٹ کنٹرول مائنز کو اڑانا شروع کر دیا، اور بمشکل 3-4 منٹ میں بھارتیوں کے 3 ٹرک اور ایک جیپ کے اپنے سواروں سمیت پرخچے اڑ چکے تھے۔ سارا کنوائے رک گیا۔ بھارتی فوجی چھلانگ لگا کر باہر آ گئے۔ وہ اندھا دھند ہوا میں گولیاں چلاتے ہوئے اس پوسٹ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ان کی دانست میں ابھی تک ان کا قبضہ تھا۔ دوسری طرف کمانڈر مختار کے ساتھی اپنا کام مکمل ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرے تھے۔ انہوں نے پچھلے 3-4 روز میں جنگ کی حکمت عملی ہی تو تیار کی تھی۔ وہ تعداد میں ساتھ تھے اور اب اپنے اسلحے سمیت مختلف راستوں سے بھاگتے ہوئے پہاڑی کا چکر کاٹ کر ایسی پوزیشن میں جا رہے تھے جہاں سے وہ بھارتی فوج کی پشت پر پہنچ سکے۔ ان کا راستہ بڑا محفوظ اور پوشیدہ تھا۔ اس درمیان گو کہ وہ آسانی سے 10-20 بھارتیوں کو جہنم واصل کر سکتے تھے، لیکن کیا مجال جو انہوں نے ایک گولی بھی فائر کی ہو۔ اس کے برعکس بوکھلایا ہوا دشمن چاروں طرف دیوانہ وار فائرنگ کر رہا تھا۔ ایک ٹرک میں معمول سے 2 گنا تعداد میں فوجی سوار تھے۔ وہ اب بھی سینکڑوں کی تعداد میں پہاڑی کی اوٹ میں اکٹھے ہو کر بڑی تنظیم سے اوپر کی سمت اپنی پوسٹ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عابد اور اس کے ساتھ ہی بڑی بے چینی اور دل کی بے قابو دھڑکنوں سے انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ بالآخر ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ عابد نے مکھن لال کو بمشکل 2 منٹ میں باندھ کر ایک طرف پھینک دیا اور وہاں نصب مشین گن سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے کے بعد ان پر قیامت برسانا شروع کر دی، جس کے ساتھ ہی ان کے باقی ساتھیوں نے بھی فائر کھول دیا۔ پہلے سے بوکھلائے ہوئے دشمن نے کم از کم اس ناگہانی آفت کا تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ بمشکل 2 منٹ پہلے اسی فورس کے کمانڈر نے پوسٹ پر حوالدار مکھن لال سے رپورٹ مانگی تو اس نے ٹیڑھی آنکھ سے اپنی گردن پر جمی بندوق کی نالی کو دیکھ کر سب اچھا کہہ دیا تھا۔ درجنوں کی تعداد میں بھارتی فوج پہلے ہی حملے میں ڈھیر ہو گئے تھے۔ انہوں نے بوکھلا کر واپس بھاگنا شروع کر دیا تھا تاکہ پہاڑی کی اوٹ میں پناہ لے سکیں، لیکن فرشتہ اجل یہاں بھی مختار اور اس کے ساتھیوں کی صورت میں ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، جنہوں نے اپنے پاس موجود گولیوں کا قریباً سارا ہی ذخیرہ ان پر ختم کر دیا تھا
और अब चंद गोलियां किसी नागहानी हमले से बचने के लिए अपने पास महफूज रख कर पहले से तय करदा रास्तों के जरिए महफूज मकामात की तरफ निकल रहे थे। आबिद और उसके साथियों ने भी अच्छी तरह अपने दिल के अरमान निकाले और ताजा दम फौज की आमद से पहले वहां से निकल गए। जाते हुए वो उस मोर्चे को असलहे समेत तबाह कर गए थे। अलबत्ता उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मक्खन लाल और उसके साथियों को जान से नहीं मारा था। ये काम उन्होंने उनके आने वाले साथियों के लिए छोड़ दिया था। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो उन्हें जिंदा छोड़ दें, क्योंकि गुज़श्ता 1 घंटे से वो अपने लोगों को गुमराह कर रहे थे और मुजाहिदीन की तरफ से गन पॉइंट पर मुसलसल सब अच्छा की रिपोर्ट्स दे रहे थे। मीर हसन ने जहांगीर को अपने पीछे आने का इशारा किया था। जहांगीर ने देखा कि वहां किचन में मौजूद बाकी बावर्ची दुम दबाकर भाग रहे थे। मीर हसन जहांगीर की तरफ किसी के मुतवज्जे होने से पहले ही शोर मचा देता, हमला हो गया, भागो। वेट लैब में उसने अब तक जहांगीर और मुख्तार के हुक्म पर यही मंसूबाबंदी की थी कि यहाँ से वापसी का महफूज तरीन रास्ता कौन सा होगा। कमांडर मुख्तार ने उसे अलग ले जाकर कहा था, मीर हसन, जिंदगी मौत तो बहरहाल खुदा के हाथ में है, लेकिन जिस अजीम मुजाहिद के साथ तुम जा रहे हो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देने से बड़ा एजाज तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। मीर हसन ने बड़े एतमाद से कहा, मुख्तार भाई, अगर कभी ऐसा वक्त आया तो जहांगीर से पहले मीर हसन शहीद होगा। ये मेरा तुमसे और अपने अल्लाह से वादा है। उसे कमांडर मुख्तार के साथ किया हुआ अपना वादा अच्छी तरह याद था। जहांगीर को वो भारतीय ब्लैक कैट्स के दरमियान से निकालकर अगले आधे घंटे में उस महफूज ठिकाने तक ले आया था जहां उसे पहुंचाने का हुक्म मिला था। ये सोपूर का कोई निवाही इलाका था। गांव के एक कोने में पहाड़ी के दामन में बने घर के दरवाजे पर पहले से 2 मुजाहिद उनके मुंतजिर थे। उन्होंने आपस में कोड वर्ड्स का तबादला किया, जिसके साथ ही एक मुजाहिद ने जहांगीर को कमरे के अंदर जाने का इशारा किया और दूसरे ने मीर हसन को अपने साथ चलने के लिए कहा। आबिद ने मीर हसन के कान में सरगोशी की, हम आज रात ही बेस कैंप की तरफ चले जाएंगे। मीर हसन के मुंह से बेसाख्ता निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ ही वो जहांगीर की तरफ मुतवज्जे हुआ। जहांगीर उसका मुद्दा जान कर रुक गया था। उसने जहांगीर से बगलगीर होकर कहा, दिल तो नहीं चाहता जहांगीर भाई के आप जैसे मुजाहिद को छोड़कर चला जाऊं। जहांगीर बोला, मीर हसन, तुम्हारा हर कदम जिहाद के रास्ते में उठ रहा है। अल्लाह को यही मंजूर है। इंशाल्लाह वहां तुम्हें अच्छी तरह तरबियत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। खुदा से दुआ करना कश्मीर की आजादी तक मैं जिंदा रहूं। इंशाल्लाह किसी न किसी मैदान जिहाद में हमारी मुलाकात हो जाएगी। उसने मीर हसन को अपने सीने से लगाते हुए बाहिफाजत रवानगी की दुआ दी। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। खुदा करे कि जिंदगी में दोबारा जरूर आपसे मुलाकात हो जाए। आपके साथ गुजारे चंद घंटे ही अब मेरी मताए हयात हैं। मीर हसन ने गंभीर लहजे में कहा, फी अमानिल्लाह। उसे अपने आंसू हलक में गिरने का एहसास हो रहा था। जहांगीर ने उसकी जज्बाती कैफियत का अंदाजा लगा लिया। वो ये कहकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया, या अल्लाह, ये तेरे मुट्ठी भर पुरस्कार बंदे मैदान बदर की रिवायत दोहरा रहे हैं। या अल्लाह, जिस तरह तूने बदर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई थी, आज उनके गुनाहगार उम्मती की इल्तिजाओं को भी शर्फ कबूलियत अता फरमा और इन मुजाहिदों की उसी तरह मदद कर जिस तरह या अल्लाह तूने बदर के मैदान में फरिश्तों के जरिए सहाबा की जमात की फरमाई। मीर हसन ने दिल ही दिल में दुआ मांगी और उस मुजाहिद के पीछे पीछे चल दिया जो उसे लेने के लिए वहां खड़ा था। दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। उसके मुजाहिद साथी ने मीर हसन को बता दिया था कि उसे सारी रात पैदल सफर करना है और शायद अगला दिन भी आराम नसीब न हो। उसने पहले ही से ज़्यादा राह तैयार कर लिया था जो 2 गठड़ियों की सूरत में वहां मौजूद था। एक गठड़ी मीर हसन ने और एक उस मुजाहिद ने उठा ली। अब उनकी मंजिल बेस कैंप थी। मीर हसन का दिल उस आजाद सरजमीन को देखने के लिए बेकाबू हुआ जाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।